सुनैना के अचानक ऐसे कमरे में चले जाने से राकेश को लगा उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो भी उसके पीछे चला गया। वही हॉल में खड़े सभी बच्चे ये सब देखकर डर गए थे। वही उस पेपर में जो लिखा था वो सिर्फ राजेंद्र जी ने पूरा पढ़ा था। अब आगे निर्मला जी ने रेहान की घर छोड़ने वाली बात पढ़कर ही उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। राजेंद्र जी ने एक बार वही खड़े आदित्य, विशाखा, आरुष और बाकी सभी को देखा। उनके चेहरे देखकर ही वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है और रेहान का उनका जिक्र करना ये सबूत काफी था। कुछ गड़बड़ है जानने में, पर राजेंद्र जी ने इसके बारे में किसी को भी बताना अभी उचित नहीं समझा, क्योंकि पहले से निर्मला जी रेहान के घर छोड़ने से दुखी थी। और ऐसे में पता चलता कि इन सब में आदित्य और बाकी सभी बच्चों का कुछ लेना देना है, तो निर्मला जी और बच्चों के बीच एक कड़वाहट पैदा हो सकती है। इसलिए वो अभी चुप ही रहे। और वैसे सभी बड़े परिवारों का अलग ही अपना एरिया होता है। राजवंश हवेली का एरिया 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके अंदर कई और मकान भी आते हैं, और वो सभी भी राजवंश परिवार के लोग के ही है। 5 किलोमीटर के बाद शुरू होता है राजवंश परिवार के मामूली दूर के रिश्तेदारों के घर है, और इन सब के बीच एक वॉल बनी हुई को वह की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। पर रेहान वहां पहले से रहता है और उसे वहां के सारे लूप होल पता थे। वही उसके आसपास के और 5 किलोमीटर के अंदर राजवंश परिवार की कॉम्प्लेक्स बनी हुई है। ऐसा कहा जा सकता है कि पूरा राजवंश परिवार 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। और बाकी सभी बड़े परिवार के घर भी ऐसे ही बने हुए हैं। कुछ परिवार ताकत पर बने थे, वो अपना अलग आइलैंड पर रहते हैं। अब बात करते हैं कहानी के बारे में। वही हॉल में ये सब चल रहा था। वही राकेश जब अपने कमरे में गया तो देखा सुनैना अपना बैग पैक कर रही थी। ये देख राकेश हैरान हो गया और वो उसके पास गया। सुनैना, ये क्या कर रही हो? अपना बैग क्यों पैक कर रही हो? पर सुनैना ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख राकेश सुनैना के और पास गया। सुनैना की पिच उसकी तरफ थी। राकेश ने सुनैना के कंधे को पकड़ा और उसे अपनी तरफ घुमाया, पर सुनैना का चेहरा देख राकेश एक कदम पीछे हट। सुनैना का चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, जैसे उनमें कीने लाल कलर मिला दिया हो। सुनैना की आंखें अब गुस्से से लाल थी या रोने से। चलो जानते हैं। सुनैना को देख राकेश बोला, सुनैना तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? ये सुन सुनैना ने राकेश को घुरा और उसने अपना हाथ दिखाकर उसे शांत कर दिया। सुनैना उसे देखकर बोली, शायद मैं जो आज कर रही हूँ वो मुझे 7 साल पहले कर देना चाहिए था। इससे शायद मेरा बेटा मेरे साथ तो होता। रेहान मुझे ऐसे छोड़कर तो नहीं जाता। सुनैना के मुंह से रेहान का नाम सुन राकेश बोला, तू उसके लिए आंसू क्यों बहा रही है? आज से पहले तो तुमने उसका जिक्र भी नहीं किया और आज तुम्हें उसकी याद आ रही है? हाँ, आ रही है याद उसकी। तो मैंने तुम्हें पहले ऑप्शन दिया था, उसे लेकर मुझसे अलग हो जाओ, राकेश ने कहा। ये सुन सुनैना बोली, आपके लिए आसान होगा अपने बच्चों को छोड़ना। मैं भले ही आरुष और आदित्य की असली माँ नहीं हूँ, फिर भी मैंने उन्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह मन है। मैंने आपसे प्यार किया था, इसके लिए मैं आपसे अलग नहीं रह सकती थी और अपने एक बच्चे के लिए बाकी सभी बच्चों को दुख नहीं दे सकती थी। और भले ही रेहान को मैंने छोड़ा हो, पर मैं उसकी माँ हूँ। मुझे हमेशा उसकी फिक्र थी, पर मैं उसके पास भी नहीं गई। पर मुझे पता था माँ उसका अच्छे से उसका ध्यान रखती है और वो हमेशा मेरी आंखों के सामने रह रहा है। उसे देखकर ही मैं अपना दिल को काबू में कर लेती थी। पर अब वो कहाँ है, कैसा है, कुछ नहीं पता। अब मैं क्या करूँ क्या करूँ? कहते कहते सुनैना नीचे जमीन पर बैठ गई और रोने लगी। सुनैना ने अपनी बात पूरी की और वही बैठकर रोने लगी, जिसे देख राकेश का चेहरा सख्त हो गया। तुम सच में उस लड़के के लिए आंसू बहा रही ही जिसका लेवल भी नहीं बढ़ सकता? सुनैना किसी तरह खुद को काबू किया। वो कड़ी हुई अपने आंसू साफ किए और अपनी लाल आंखों के साथ राकेश की नीली आंखों में देखने लगी। अब आगे, भले मैंने उसे दूर किया था, पर फिर भी वो मेरा बेटा है और शायद मैंने 7 साल पहले गलती कर दी थी अपने बच्चे को ना चुनकर। पर आज मैं ये घर और आपको छोड़कर जा रही हूँ। मैं अपना बाकी का टाइम अरोरा पर बिताऊंगी। अरोरा दूसरा प्लेनेट है जो मार्स पर होने वाले इंसान इवोल्व होकर जाते हैं। ये सुन राकेश को अब गुस्सा आ गया। तुम पागल हो गई हो? हाँ, हो गई हूँ पागल। देखो सुनैना, तुम क्यों ये सब छोड़ कर जाना चाहती हो? ये सुन सुनैना बोली, अब मुझे अब इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ से अपने साथ अपनी बेटी को भी ले जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहत तो मुझे डाइवोर्स दे सकते हैं। ये सुन तो राकेश सुन ही रह गया, पर उसे गुस्सा भी आने लगा था। दोनों ही अब और तेज आवाज में झगड़ने लगे। वही अब सुबह से रात होने को आई थी, पर रेहान का किसी को कोई पता नहीं चला। ऐसे 2-3 दिन बीत गए, पर रेहान का किसी को कुछ नहीं पता चला। चौथे दिन सुनैना और राकेश का झगड़ा बढ़ गया, जिससे राजेंद्र जी और निर्मला जी को बीच में आकर उस झगड़े को सुलझाना पड़ा, जिससे सुनैना ना फिर से बच्चों की खातिर उसने फिर से मान गई। वही उसकी दिन शाम को राजेंद्र जी को लगा अब सच सबको पता चलाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सभी को इकट्ठा किया।
सभी परिवार वाले हॉल में खड़े थे। तभी राजेंद्र जी ने आदित्य को आगे बुलाए और उसे सच बोलने के लिए कहा। विशाखा और बाकी सब डरे हुए थे और सभी बड़े असमंजस में। तभी आदित्य आगे आया। उसने एक बार सुनैना और राकेश को देखा। सुनैना को देख उसे 2 दिन पहले हुए राकेश और सुनैना के झगड़े की याद आई। कुछ दिन से सुनैना की तबीयत खराब थी तो आदित्य उसके पास जा रहा था, पर जब वो उनके रूम के पास पहुंचा तब उसे राकेश और सुनैना की सारी बातें सुने दे गई। तब उसे पता चला कि सुनैना उसकी असली मां नहीं है और रेहान उनका असली बेटा है। फिर भी उन्होंने रेहान को ठुकरा कर उन्हें चुना था, पर उनकी वजह से रेहान घर छोड़कर चला गया और अब उसकी मां इसके लिए पापा को जिम्मेदार मान रही है और वो भी उन्हें छोड़कर जाना चाहती है। इस बात ने आदित्य को अंदर तक हिला दिया था, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्लोज अपनी मां से था। वो सुनैना से सारी बातें शेयर करता था, पर अब उसे समझ आया कि उसने अपनी बेवकूफी में अपनी मां को ही सबसे बड़ा दर्द दिया है। इसलिए उसने खुद जाकर राजेंद्र जी को ये सब बता दिया था। इसलिए राजेंद्र जी आज सभी को हॉल में इकट्ठा किया था। आदित्य ने सभी को देखा और सभी को सब सच सच बता दिया, जिसे सुनकर सभी शॉक हो गए। आदित्य ने सुनैना की तरफ देखा जो उसे अपनी आंसू भरी आंखों से देख रही थी। आदित्य बोला, माँ, मैं मानता हूँ मना गलती की, पर मैं क्या करता माँ। पहले वो आप दोनों के झगड़े की वजह बनता, पर आप सब ने उससे बात नहीं करते थे तो हमें लगा आप भी नहीं चाहते हैं कि आप सब भी चाहते हैं कि वो यहाँ से चला जाए, इसलिए हम भी उससे नफरत करने लगे। और जब स्कूल में जब वो जो सब हुआ उसके बारे बताया, इसलिए हम भी इन सब में शामिल हो गए। उन सब की बात सुन सुनैना कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। अगले दिन सुनैना अरोरा पर टेलीपोर्ट हो गई और फिर 1 महीने तक वापस नहीं आई। अब सही बच्चे भी उदास हो गए थे। निर्मल जी भी सबसे नाराज थी, पर उन्हें पता था उन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। 1 महीने बाद सुनैना भी वापस आ गई और राकेश भी अरोरा प्लेनेट से वापस आ गया। अब सुनैना ने कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और वापस सब पहले जैसा हो गया। पर अब सुनैना अपना ज्यादा टाइम अरोरा पर बिताने लगी, पर 6 महीने वो ज्यादा हवेली नहीं आई, राकेश भी नहीं आया। फिर एक दिन राजेंद्र जी और निर्मला जी ने उन दोनों को वापस समझाया तो वो दोनों ही समझ गए और वापस सब पहले जैसा हो गया। अब सुनैना भी हवेली में रहने लगी और कोई मिशन होता तभी वो जाती थी। इन 6 महीनों में रेहान को खोजने की भी पूरी कोशिश की गई थी, पर रेहान नहीं मिला। रेहान के ना मिलने पर अब सबने हार मान ली, पर निर्मला जी अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। वहीं दूसरी तरफ एक आइलैंड जो हर तरफ पानी से घिरा हुआ था। आइलैंड के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे। आइलैंड के बीच में एक बहुत आलीशान महल जैसी हवेली बनी हुई थी। उसी हवेली में एक राजा के महल जैसा सभा हॉल था। उसमें सबसे में बीच में एक आलीशान सिंहासन जैसे एक चेयर थी और आसपास भी कुछ और चेयर्स रखी हुई थी। मेन चेयर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था और उसके आप पास भी कुछ लोग बैठे थे। उस हॉल में एक दमनकारी आभा फैली हुई थी। वहां बैठे हर एक व्यक्ति में से बहुत ताकतवर आभा महसूस की जा सकती है। वही बीच में राजेंद्र जी अपना सिर झुकाए खड़े थे। तभी उस हॉल में मेन चेयर पर बैठा बूढ़ा व्यक्ति बोला, क्या हुआ राजेंद्र, यहाँ कैसे आना हुआ। वो व्यक्ति राजेंद्र जी को ऐसे बुला रहा था जैसे वो उनसे बहुत छोटे हो। उनकी बात पर वही खड़ा राजेंद्र बोला, पापा और महान बुजुर्गों, आपको मैं कोई कष्ट नहीं देना चाहता था। तभी वही बैठा एक और बूढ़ा व्यक्ति बोला, राजेंद्र गोलमोल बातें करना बंद करो, ये बताओ तुम किजी खोज रहे थे कि तुमने अपनी पूरी ताकत लगा दी फिर भी वो नहीं मिला। उस बुजुर्ग की आंखों में एक तरह की जानने की तलब थी। ये सुन राजेंद्र जी बोले, बुजुर्ग बोगाला, दरअसल बात ये हुई कि फिर राजेंद्र जी ने रेहान के साथ क्या हुआ से लेकर अब तक की सारी बात बता दी और निर्मला के कारण मुझे अपनी ताकत के साथ रेहान को खोजने पड़ा, पर वो हमें कहीं पर भी नहीं मिला। ये सुन वही बीच में बैठा व्यक्ति बोला, ठीक है, पर अब उसे मत खोजो, वैसे वो कमजोर था और राजवंश परिवार में कमजोरों की कोई जगह नहीं है, पर फिर भी उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। अगर भविष्य में वो वापस आता है तो उसे जो चाहिए वो दे देना। तभी राजेंद्र जी बोले, हाँ पापा, वैसे आपको बता दूं उसकी कुछ शक्ल आपसे मिलती है और ज्यादातर दादाजी पर गई है। अगर वो बड़ा होगा तो बिल्कुल शायद दादाजी की तरह दिखेगा। ठीक है, अब तुम जाओ जी पापा। इतना बोल राजेंद्र जी उस आइलैंड से निकल गए। ये है राजवंश परिवार का आइलैंड और यहाँ जो लोग थे वो कम से कम 200 से 300 साल से जिंदा है। जब इन ग्रहों की खोज हुई तभी से इंसान की जीने की अवधि बढ़ गई है। अब इंसान 500 सालों तक भी जिंदा रह सकता है। इस आइलैंड पर जो लोग हैं वो सभी ताकतवर डेमीगोज है, जो सभी में सबसे स्ट्रोंग है। सभी परिवार के पास अपने अपने पूर्वज है। वही दूसरी तरफ रेहान जो उस दिन ट्रक में चढ़ गया था, ट्रक रात तक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गया था। ट्रक ड्राइवर ने जब एक फैक्ट्री के सामने चेकिंग के लिए ट्रक रोका तभी रेहान धीरे से ट्रक में से उतर गया और वह से बाहर की तरफ चल गया।
रेहान चलते चलते एक रास्ते पर निकल गया। रेहान के लिए दिल्ली एकदम नई जगह थी, फिर भी वो डरा नहीं और अपने लिए कोई काम खोजने लगा। रेहान एक मार्केट के रास्ते पर चल रहा था, वहां थोड़ी बहुत भीड़ थी। आज रेहान को घूमते घूमते अब पूरी तरह रात हो गई थी। रात के 9 बजने को आए थे। रेहान ने आसपास देखा और उसे एक चाय की टपरी दिखी, वो वहां चल गया। उसने वहां जाकर देखा तो एक कांच के बॉक्स में वहां कुछ समोसे पड़े थे। चाचा, ये समोसे कितने के हैं? उस चाय वाले ने रेहान को देखा जिसने थोड़े महंगे कपड़े पहने थे। बेटा, ये 15 रुपए का एक है। रेहान ने 2 समोसे ले लिए और दुकानदार को पैसे दे दिए। रेहान वहीं बैठ गया और चाय और समोसे खाने लगा। रेहान ने समोसे खाए और वहीं बैठा रहा। ये इलाका दिल्ली के कुछ दूर पर था। इस जगह पर ज्यादा लोग नहीं आते थे। ये एक छोटा सा टाउन था जिसे पीछे एक पहाड़ भी था और एक छोटा सा जंगल भी था। अब आगे ये इसका दिल्ली के थोड़ा बाहर था, जिससे कारण ही रेहान ने उस ट्रक में चढ़ने के बारे में सोचा था। रेहान को वही बैठे बैठे अब रात के 10 बज गए थे। उस चाय वाले ने अपनी दुकान बंद कर ली, पर वो रेहान को बहुत गौर से देख रहा था। उसने रेहान से एक बार पूछने की भी कोशिश की, पर रेहान ने ठीक से कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी दुकान बंद की और वही उसके पीछे घर था वहां चला गया। रेहान ने आसपास देखा, अब वहां आसपास ज्यादा लोग नहीं थे। सभी दुकानें एक एक कर बंद हो रही थी। रेहान ने अपना बैग खोला और उसमें से एक कंबल निकाला और उसी चाय की दुकान के आगे एक साफ जगह देख वही कब ओढ़ कर सो गया। अगली सुबह जब वो चाय वाला वहां आया तो उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि रेहान के कपड़े देख लग रहा था वो थोड़ा अमीर घर से है, पर वो रास्ते पर सो रहा था। वो चाय वाला उसके पास गया और रेहान को उठाया। बेटा, क्या तुम यहाँ अकेले हो? रेहान ने हाँ कहा, क्योंकि रेहान को उस दुकान वाले की आंखों में कोई भी खोट नहीं नजर आ रही थी। रेहान बोला, मुझे काम की जरूरत है, मैं कोई भी काम करूंगा। ये सुन वो दुकान वाला बोला, पर बेटा तुम बहुत छोटे हो। ये सुन रेहान बोला, इसकी फिक्र आप मत कीजिए, बस मुझे काम की जरूरत है। वो दुकान वाला भी असमंजस में पड़ गया। रेहान बोला, चिंता मत कीजिए, अगर मुझे कोई भी पूछेगा मैं कौन हूँ तो मैं बता दूंगा, मैं आपका रिश्तेदार हूँ और आपकी मदद कर रहा हूँ। वैसे रेहान की उम्र 7 साल थी, पर उसकी कद काठी अच्छी खासी थी। वो एक बार 13 साल का लगता था। उस चाय वाले को भी किसी की जरूरत थी, इसलिए उसने कहा, ठीक है, यहाँ आने वालों को ये समोसे और चाय परोस देना। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 टाइम का खाना और मेरे घर में रहने दूंगा और महीने 5,000 दे दूंगा। ठीक है? रेहान ने झट से हाँ बोल दिया। अब रेहान ने उस दुकान वाले के वहां पर काम करना शुरू कर दिया। रे को उस दुकान वाले के पास काम करते हुए 6 महीने हो चुके थे। रेहान रोज सुबह उस दुकान वाले की मदद करता और शाम को अपनी प्रैक्टिस करता, पर वो इतनी मेहनत के बाद भी पहले लेवल के मिड लेवल पर भी नहीं आ पाया था। वो हर रोज अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उस टाउन से 2 किलोमीटर चलकर उस पहाड़ के पास जाता था और वही प्रैक्टिस करता था। रेहान आज एक पत्थर के पास बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था। भगवान, अपने मुझे ही ऐसे लाइफ क्यों दी? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अगर मैं ऐसे ही 100 सालों तक मेहनत भी करूंगा फिर भी 5 लेवल तक ही पहुंच पाऊंगा। रेहान ने निराशा में अपना सर झुका लिया और बोला, मैं ताकतवर नहीं हुआ तो मेरे साथ गलत करने वालों को मैं कैसे सजा दूंगा? रेहान की आंखों में आंसू आ गए थे। रेहा जिस जगह था वो पहाड़ के नीचे वाला हिस्सा था, यहाँ कोई जानवर नहीं आता था। रेहान के 500 मीटर पर एक रोड था और उसके बाजू में ही एक खाली मैदान था, फिर एक ढलान थी जिसके ऊपर से पहाड़ शुरू होता है। आज चांद भी बादलों के बीच छुप गया था। रेहा अभी उदास होकर ये सब सोच ही रहा था कि तभी रेहान को कुछ रोशनी महसूस हुई। रेहान ने अपना सिर ऊपर करके देखा तो उसे अचानक पहाड़ के ऊपर एक सफेद रोशनी दिखी। ये बहुत हल्की रोशनी थी, पर रेहान जहां से खड़ा था वहां से ये देखी जा सकती है। अगर रेहान पहाड़ के नीचे नहीं होता तो उसे भी ये रोशनी नहीं दिखती। रेहान ये देखकर मन में ही बोला, इस जगह पर तो कोई नहीं आता और ये रोशनी जहां से आ रही है वहां तो शायद कोई खंड था, पर उसे पहले ही पूरी तरह खोज लिया था और वहां से सारी चीजें निकाल ली थी। तो अब ये कैसी रोशनी है? दरअसल ये रोशनी जहां से आ रही है वहीं पर खंड की खोज की गई थी। रेहान को भी ये बात पता थी। रेहान ने ध्यान से देखा पर उसे ये रोशनी कुछ अलग ही लगी, क्योंकि ये कोई नॉर्मल टॉर्च की रोशनी नहीं लग रही थी। रेहान को पता क्यों नहीं अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां पर कुछ है। रेहान अपनी उत्सुकता नहीं रोक पा रहा था। उसकी शांत नीली आंखों में ये जानने की उत्सुकता थी कि वो रोशनी कैसी है। वो रोशनी कुछ देर बाद गायब हो गई और फिर कुछ देर बाद फिर से दिखाई दी। रेहान उस रोशनी को देखकर हैरान था और उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी ये जानने की वहां क्या है। रेहान जल्दी से अब पहाड़ के ऊपर जाने लगा। रेहान पहाड़ के ऊपर जाने के रास्ते के बजाय चढ़ाई वाले रास्ते से ऊपर जा रहा था। रेहान उस खंड के पास पहुंच गया था।
वहां पर सब तरफ जंगल था, कुछ जगह पर खुदाई की गई थी और वहां पर 2-3 गुफाएं थी, उसी में से आखिर वाली गुफा में से ये रोशनी आ रही थी। सब तरफ कुछ टूटा हुआ पड़ा था। रेहान खुद से बोला, मैं यहाँ ऑटो गया हूँ पर अब मुझे वहां जाने में भी डर लगा रहा है। चलो, पर अब यहाँ आ ही गया हूँ तो एक बार देखना तो पड़ेगा ये रोशनी कैसी है। यही सोचकर रेहान धीरे धीरे उस गुफा के पास जाने लगा। रेहान उस गुफा के पास आया तो उसने देखा ये गुफा पूरी की पूरी रोशनी से भरी है। रेहान धीरे धीरे उस गुफा के अंदर जाने लगा। गुफा में रोशनी के लिए जो लाइट्स लगाई थी वो सारी बंद थी। रेहान उस रोशनी के उजाले में आगे बढ़ रहा था। वो चलते वक्त थोड़ी भी आवाजा नहीं कर रहा था। ये टेक्निक उसने इन 6 महीनों में सीखी थी। वो आगे एकदम धीरे धीरे बढ़ रहा था, जिससे कोई खतरा हो तो तुरंत भाग सके। रेहान ने आसपास की दीवारें देखी जो नॉर्मल गुफा जैसी है, पर उस गुफा में एक अजीब बात है। रेहान ने जब गुफा की दीवारों को छुआ तो उसे अजीब लगा, क्योंकि रेहान की दाएं ओर की दीवार गर्म थी जबकि बाएं ओर की दीवार ठंडी थी। वो एकदम खून जमा देने जितनी ठंडी। रेहान बोला, ये क्या हो रहा है? दाएं ओर की दीवारें गर्म और बाएं ओर की दीवारें ठंडी, जरूर कुछ तो गड़बड़ है इस गुफा में। इतना बोल रेहान आगे जाने लगा। रेहान को चलते चलते 20 मिनट हो गए थे, पर रेहान को उस गुफा का कोई अंत नहीं दिख रहा था। रेहान बस चलते जा रहा था, तभी अचानक वो रोशनी गायब हो गई। ये देख रेहान डर गया। आसपास एकदम घना अंधेरा हो गया था। आसपास कुछ भी दिख नहीं रहा था। अरे यार, मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। रेहान एक साइड की दीवार का सहारा लेकर किसी तरफ आगे बढ़ रहा था। करीब आधे घंटे बाद रोशनी फिर से गुफा में दिखनी शुरू हुई। ये देख रेहान ने राहत की सांस ली, पर वो ठीक से चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी अचानक वो लाइट बढ़ गई, जिससे रेहान को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और फिर अचानक गुफा में भूकंप आने लगा। पूरी गुफा जोर से हिलने लगी। ऊपर से कुछ पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगे। रेहान ये देख डर गया, फिर उसने किसी तरह खुद को हिम्मत दी। रेहान, चल बेटा, तुझे किसी भी हाल में यहाँ तो नहीं ही मरना है। ये सोचकर रेहान खड़ा हुआ और अपनी आंखें किसी तरफ खोलने की कोशिश कर वो तुरंत जिस तरफ से इस गुफा में आया था उस तरफ दौड़ने लगा। पर वो अभी अपना एक कदम भी आगे बढ़ाता कि तभी उसे अपने पीछे से एक डरावना एहसास हुआ। जैसे वो एहसास के कारण रेहान सांस भी नहीं ले पा रहा था। रेहान अभी इस भयानक एहसास के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक जोरदार सक्शन हुआ। जैसे कोई ब्लैक होल खुल गया हो, वैसे अचानक रेहान को अपने पीछे से ऐसा ही एक खिंचाव महसूस हुआ। रेहान ने तुरंत आसपास देखा और एक पत्थर पकड़ लिया। ये कैसा खिंचाव है? मैं इसे ज्यादा देर नहीं झेल पाऊंगा। हे भगवान, क्या आप चाहते हैं मैं ऐसे ही मर जाऊं? रेहान ने अपनी पकड़ उस पत्थर पर कास ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उस खिंचाव इतना प्रबल था, वो पत्थर भी रेहान के साथ गुफा के अंदरूनी हिस्से की तरफ खींचता चला गया। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो उस फोर्स के साथ खींचा चला जा रहा था। ऐसे ही रेहान करीब आधे घंटे तक खींचता चला गया और आखिर में वो खिंचाव चला गया और यहाँ खींचते हुए एक और गुफा में आ गया था। रेहान उस तरफ देखा जहां से वो आया था और फिर अपने आसपास देखा। रेहान ने अपना फोन निकला, क्योंकि वो रोशनी भी अब गायब हो गई थी। रेहान ने अपने फोन की लाइट ऑन की और आसपास देखने लगा। वहां पर जिस गुफा से आया था उसके अलावा भी और 5 गुफा थी। ये देख रेहान हैरान हो गया। रेहान अभी जहां खड़ा था वो जगह 50 मीटर ऊंची और 100 मीटर छोड़ी थी। रेहान को ज्यादा आगे का कुछ दिख नहीं रहा था। रेहान ने किसी तरह खुद की सांसों को काबू किया और आगे जाने लगा। रेहान ने पूरी केव को देखा और खुद की धड़कनों को शांत किया और आगे जाने लगा। रेहान आगे जाने के लिए अभी एकदम उठाया ही था कि तभी वो रोशनी फिर से आ गई। रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उस रोशनी की तरफ देखने लगा। तभी रेहान को जो वो देखकर तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दरअसल ये रोशनी एक दरवाजे से आ रही है। रेहान खुद में ही बदबदाया, वो उस दरवाजे को देख ही रहा था कि अचानक वो दरवाजा वापस धीरे धीरे गायब होने लगा। वो दरवाजा गायब होता और दिखाई देता, ऐसा ही कई बार हुआ। रेहान ये देखा हैरान था। वो उस दरवाजे के पास नहीं गया, बस दूर से ही उस अजीबोगरीब दरवाजे देखता रहा था। वो दरवाजा पुराने जमाने जैसा था, लड़की से बना हुआ और आधा गोल भी। उसके साइड में बहुत सारे अजीब तरह के चिन्ह बने हुए थे और कुछ अजीब भाषा में भी कुछ लिखा हुआ था। मैंने ऐसे किसी दरवाजे और ऐसी किसी भाषा के बारे में कभी नहीं सुना। ये क्या है? रेहान अभी इन्हीं सब के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक वो दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। अब वो बार बार गायब भी नहीं हो रहा था। रेहान ये देख हैरान हो गया था। वो उस दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। अचानक वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और फिर वो दरवाजा पूरी तरह खुल गया। उसके पीछे पूरा अंधेरा था और रेहान अभी उस दरवाजे के अंदर क्या है वो देख ही रहा था कि
उस दरवाजे में से अचानक कोई उड़कर बाहर आया और सामने की दीवार से टकरा गया। वो दरवाजा भी तुरंत बंद हो गया और वो वापस गायब जैसा होने लगा, पर वो दरवाजा पूरी तरह गायब नहीं हुआ था। रेहान ने उस तरफ देखा जहां अभी कोई उस दरवाजे से उड़कर बाहर आया था। तभी रेहान को एक कराह की आवाज सुनाई दी। ये तो किसी इंसान की कराह है, पर एक इंसान यहाँ क्या कर रहा है? रेहान ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से उस इंसान की कराह सुनाई दी। ये सुन रेहान बोला, लगता है कोई इंसान है, मुझे चलकर देखना चाहिए। ये सोचकर रेहान जो ट्रेनिंग में नाइफ यूज करता था वो लेकर उस तरफ बढ़ने लगा। उसने पास जाकर देखा तो वो हैरान हो गया, ये तो कोई औरत है, उसके हाथ में बच्ची भी है। ये देख रेहान हैरान हो गया, पर रेहान आगे नहीं बढ़ पाया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। रेहान ने देखा वो औरत नीचे गिर थी, वो पेट के बल पड़ी थी। उसने एक सिल्वर कलर का चोगा पहना था और उस औरत के सब जगह छोटे लगी थी और उसके हाथ में 4 से 5 साल के एक बच्ची है। उसने एक रेड कलर का चोगा पहना है। वो औरत दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं है, पर अजीब बात ये थी कि उस औरत का खून लाल रंग की जगह हरे रंग का है। रेहान अभी ये सब देखकर हैरान ही था कि तभी उसके कानों में उस औरत की आवाज आई, तुम कौन हो? ये कौन सी जगह है? वह औरत को इतना बोलने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था। उसकी हालत बहुत बुरी थी। रेहान को उससे कोई कहर महसूस नहीं हुआ। रेहान धीरे से एक कदम आगे बढ़ा और बोला, मेरा नाम रेहान है और ये जगह दिल्ली का एक छोटा सा टाउन के पीछे के पहाड़ की एक गुफा है। ये सुन वो औरत बोली, क्या ये अज्योर क्लाउड नहीं है? ये सुन रेहान सोच में गम हो गया और सोचने लगा कि पृथ्वी पर कोई ऐसी जगह है। वो कुछ देर सोचकर बोला, माफ कीजिए, मैंने कभी भी पृथ्वी पर ऐसे किसी आइलैंड या जगह का नाम नहीं सुना है। पर वो औरत बोली, पृथ्वी ये कौन सी जगह पर है? ये सुन रेहान हैरान हो गया, क्या आप पृथ्वी के बारे में नहीं जानती? आप अभी जिस ग्रह पर है वो पृथ्वी है। ये सुन वो औरत कुछ देर कुछ सोच में गम गई और बोली, का तुमने डिवाइन वैली के बारे सुना है? पर रेहान ने उसे फिर से मन कर दिया। ये देख वो औरत फिर से पूछा, तो तुम किस जाति से आते हो? तो रेहान बोला, हमें इंसान कहा जाता है। वो औरत कुछ देर सोचती रही, पर उसे इंसान नाम की किसी भी जाति के बारे में पता नहीं था। वो कुछ सोचकर खुद में बदबदाई, क्या इसका मतलब मैं किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो गई हूँ? कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद उस औरत ने अपने हाथ में जो बच्ची को पकड़ रखा था उसे साइड में रखा और दीवार से सटकार बैठ गई। उस औरत के उस बच्ची को दूर करने और बैठने के बाद रेहान ने देखा वो औरत बहुत गंभीर तरह से घायल है। आपको अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना चाहिए, आप बहुत ज्यादा चोटिल है। ये सुन वो औरत बोली, मैं कहीं नहीं जा सकती, वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने दो। सुन रेहान सतर्क हो गया। ये देखो औरत बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सुन रेहान थोड़ी देर झिझका, पर आखिर में वो उस औरत के पास चला गया। रेहान के पास आने के बाद उस औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अचानक रेहान हैरान हो गए, क्योंकि उस औरत के हाथ पकड़ने के बाद अचानक उस औरत का हाथ बेल की तरह हो गया और रेहान के हाथ में लिपट गया। तभी रेहान को अपने हाथ से लेकर अपने पूरे शरीर में एक गर्म एहसास महसूस हुआ। रेहान को जैसे लगा उसका पूरा शरीर पूरी तरह हल्का हो गया है। उसका दिमाग भी अब पूरी तरह शांत हो गया था। उस सिल्वर चोगे वाली औरत के छूने से रेहान के अंदर जो गर्म एनर्जी उसके अंदर समाविश हुई थी वो रेहान को ऐसा महसूस करा रही थी जैसे वो किसी स्वर्ग में हो। वही वो लड़की अपनी आंखें बंद किए हुई थी और उसके हाथ जो हरी बेल में बदलकर रेहान के हाथ से लिपट गए थे उसमें कुछ रोशनी जैसी चीजें आती जाती दिखाई दे रही थी, जैसे वो रेहान के अंदर से कुछ ऑब्जर्व कर रही हो। कुछ देर बाद उस औरत ने अपनी हरे बेले रेहान के हाथ से हटा दी, जिससे रेहान को जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला एहसास जो हो रहा था वो अचानक गायब हो गया। तब जाकर रेहान को ऐसा हुआ कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। वो सतर्क होकर 2 कदम पीछे हट गया और उसने अपनी नाइफ आगे उस औरत की तरफ कर दी। रेहान ने पूछा, ये अभी अभी तुमने मेरे साथ क्या किया था? बताओ वरना। ये सुन वो औरत बोली, हम तुम मुझे नहीं मार सकते, भले ही मैं अभी कमजोर हूँ, पर अभी भी मेरे पास इतनी शक्ति है कि तुम्हारी जितनी शक्ति रखने वाले 1 लाख लोगों को अपनी उंगली से मार सकती हूँ। ये सुन रेहान हैरान हो गया, क्योंकि भले ही कोई डेमी गोद क्यों ना हो, इतना घायल होने के बाद अपनी एक उंगली से लाखों लोगों को मरने का दावा वो भी नहीं कर सकते हैं। रेहान ने बड़े सावधानी से पूछा, आपने अभी मेरे साथ क्या किया था? ये सुन वो औरत ने उल्टा उसी से सवाल किया, तुम्हारा नाम रेहान राजवंश है? ये सुन रेहान हैरान हो गया, क्योंकि रेहान ने अपनी सरनेम किसी को नहीं बताई थी, तो इस अनजान औरत को उसके बारे में कैसे पता चला? ये सोचकर रेहान हैरान था। तभी वो औरत बोली, मुझे तुम्हारे नाम के अलावा भी बाकी सब पता है कि तुम क्यों घर से भागे और तुम्हारा मकसद क्या है।
ये सुन रेहान हैरान हो गया और उस औरत से पूछा, आपको कैसे पता चला मेरे बारे में? ये सुन वो औरत बोली, अभी मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था तब मैंने तुम्हारे दिमाग की सारी यादें पढ़ ली है। ये सुन रेहान हैरान हो गया, उसने आज तक कभी नहीं सुना था कि ऐसे ही कोई माइंड रीड हो सकता है। इस दुनिया में भी कई लोग हैं जो माइंड रीड कर सकते हैं, पर इस तरह इतनी आसानी से नहीं, क्योंकि उन्हें कुदरत के एलिमेंट्स का प्रयोग कर माइंड रीड करते हैं। उसे इतना उलझा देख वो औरत बोली, मैं तुम्हें ये सब नहीं समझा सकती और न ही तुम्हें कुछ अभी बता सकती हूँ। मैंने तुम्हारा माइंड रीड किया पर मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए अब मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारी यादों से जान लिया है तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, इसलिए अब मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपनी बची हुई शक्तियों से तुम्हें 2 लेवल के पिक पर पहुंचा दूंगी, पर शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी की रक्षा करनी पड़ेगी। ये सुन रेहान हैरान हो गया, बेटी आपकी? तभी उसे याद आया रेहान का वो लाल चोगे वाली लड़की के बारे में, वो उस छोटी बच्ची के बारे में भूल ही गया था। उसने उस तरफ देखा पर उस लड़की का चेहरा जमीन की तरफ था, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। रेहान की हैरानी देख वो औरत बोली, हाँ मेरी बेटी ये मरी बेटी है जो लोग भी मी पीछे पड़े हैं, वो किसी भी तरह हमारी पूरी प्रजाति को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी बेटी को बचा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। मेरे पाती के हिसाब से मेरी बेटी को एक महान काम पूरा करना था, पर अब मैं चाहती हूँ तुम इसे हमेशा सुरक्षित रखो। बस मैं अपनी बेटी को नॉर्मल जिंदगी देना चाहती हूँ। मुझे पता है तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, पर मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ और मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मैं आशा करती हूँ तुम मेरी इस बात को मान लोगे। इतना बोलते बोलते उस औरत ने रेहान के आगे हाथ जोड़ लिए थे। ये देख रेहान कुछ असमंजस में फंस गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर लेवल 2 के पिक की बात उसे लालच आ रहा था और उसे उस औरत पर दया भी आ रही थी। उसने एक बार उस औरत को देखा जो किसी भी वक्त मर सकती है। रेहान ने अपने दिमाग में एक फैस किया और उस औरत की तरफ देखकर कहा, मैं रेहान कभी भी अपने वादे से पीछे नहीं हटता। मैं आपकी बेटी को अपनी बहन की तरह रखूंगा, पर मेरे लिए एक मुश्किल ही है। अगर किसी को इसके हरे खून के बारे में पता चल गया तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये सुन वो औरत बोली, इसकी फिक्र मत करो, पर तुम मुझे वादा करो मेरी बेटी के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं करोगे। सुन रेहान ने कहा, आपने पहले ही मेरी यादें पढ़ ली है और मैं नहीं चाहूंगा जो मैंने सहा वो कोई और भी सहे, फिर भी मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी का प्यारा ध्यान रखूंगा। ये सुन उस औरत ने राहत की सांस ली। रेहान, मेरी बेटी का ध्यान रखना अब से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मैं आपकी बेटी का पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुन वो औरत बोली, मेरा नाम जानकर कोई फायदा नहीं है, तुम इतने स्ट्रोंग नहीं हो और अगर एक दिन स्ट्रोंग हो भी गए फिर भी तुम शायद इतने स्ट्रोंग ना हो। ये सुन रेहान को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी शक्तियों को लेकर उसका मजाक उड़ा रहा है। रेहान का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। ये देख वो औरत बोली, मेरा ये मतलब नहीं, जैसा तुम समझ रहे हो मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। फिर भी अगर तुम इस दुनिया में सबसे स्ट्रोंग बनकर उभर पाओ तो मेरा नाम डिवाइन वैली की एम्प्रेस के तौर पर याद रखना। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया, फिर उसने उस लाल चोगे वाली लड़की को पलटा और अपनी तरफ घुमाया। जब उस औरत ने उस लड़की को पलटा तो उसका चेहरा देख रेहान हैरान हो गया, क्योंकि उस बच्ची का फेस किसी चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसा था। वो दिखने में किसी छोटी परी जैसी दिख रही थी, पर रेहान की नजरों में कोई भी ऐसा वैसा भाव नहीं था। वही उस औरत ने जब रेहान की आंखों में झांका तो उसे एहसास हुआ कि उसका फैसला एकदम ठीक है। उस औरत ने उस बच्ची को सीधा किया और अपनी गोद में रखकर उसके माथे को छुआ। उस औरत के हाथों में से एक हरे रंग की रोशनी निकाल और उस बच्ची के सर के बिच से उसके अंदर प्रवेश कर गई। फिर 1 मिनट से भी कम समय में उस बच्ची ने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास अंधेरा देख वो डर गई और फिर अपनी माँ को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो रोते हुए उनके गले लग गई, माँ ये सब क्या हो रहा है? उन्होंने पिता को भी मार दिया, वो हमें भी मार देंगे। ये सुन रेहान को लगा ये माँ बेटी बहुत बड़ी मुसीबत से गुजरे हैं। वही उस औरत ने उस बच्ची को शांत करना शुरू कर दिया। उस शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सुन वो उस नाम की बच्ची शांत हो गई। फिर उस औरत ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा, फिर रेहान की तरफ देखकर बोली, लाओ तुम्हारा हाथ दो। ये सुन रेहान हैरान हो गया, पर फिर भी उसने अपना हाथ उस औरत के हाथ में दे दिया, हाथों में दे दिया। तभी अचानक रेहान को वैसा ही वापस फील होने लगा। वही उस औरत के दोनों हाथ अब हरी बेलों में बदल गए थे, पर इस बार उसके उन बेलों में लाल रंग, हरे रंग और एक सुनहरा रंग भी दिख रहा था। कुछ देर बाद उस औरत ने अपना हाथ वापस ले लिया। तब रेहान जो अब तक खड़ा था वो बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब उसे
होश आया तो उसे अपने सामने वही औरत और बच्ची दिखे। वो औरत बोली, तुम्हारी शक्ति प्रवाह वाहिकाएं पूरी तरह बर्बाद है, इसलिए तुम ज्यादा शक्तियां नहीं बढ़ा पाओगे, पर मैंने तुम्हें लेवल 2 के पिक पर पहुंचा दिया, पर अब तुम शायद ही इसके आगे जा पाओगे। ये सुन रेहान कोई ज्यादा उदास नहीं हुआ। शायद उसने अपनी किस्मत को मान ही लिया था। फिर रेहान ने उस बच्ची की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी, पर रेहान को इस बार वो बच्ची कुछ अलग लगी। वो उस औरत की तरफ देखकर बोला, इंसक नामोज है ना? उस औरत ने हाँ कहा। फिर रेहान आगे बोला, पहले मैंने देखा था। तो वो औरत समझ गई रेहान क्या पूछना चाहता है, पर वो औरत कुछ बोल पाती उससे पहले वो बच्ची बोली, भाई मेरा नाम ओज है और आपको शदाद मेरा चेहरा अलग लग रहा होगा, क्योंकि माँ ने जब आपका हाथ पकड़ा था तब उन्होंने मेरे खून का कलर और मुझे आपकी दुनिया की कुछ जानकारी दे दी है, और माँ ने मेरा थोड़ा रूप भी बदल दिया है जिससे मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो। ये सुन रेहान समझ गया कि उस औरत ने रेहान की सारी यादें देखी थी, इसलिए उस औरत को पता होगा इस दुनिया में कैसी मुश्किलियां होगी, इसलिए उसने ये सब किया। तभी वो दरवाजा जो कब से शांत था वो दरवाजा फिर से एक बार और हिलने लगा, साथ में बहुत जोर से भूकंप भी आने लगा। ये देख उस औरत का चेहरा पिला पड़ गया। वो बोली, बेटा मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैंने तुम्हें जो बताया है उसे हमेशा याद रखना। फिर रेहान की तरफ देखा जो उसे ही असमंजस में देख रहा था। डे से पूछ रहा हो ये सब क्या हो रहा है? ये देख वो औरत किसी तरह खड़ी हुई और रेहान को देखकर बोली, ये दरवाजा स्पेस को जोड़ता है, ये एक बहुत ताकतवर खजाना है, मैं यहाँ इसकी मदद से यहाँ आई हूँ, पर अब शायद जो लोग मेरा पीछा कर रहे थे वो लोग भी यहाँ आ रहे होंगे, इसलिए अब मुझे इस रास्ते से वापस उस जगह जाना होगा जहाँ से मैं यहाँ आई थी। ये सुन रेहान बोला, पर ऐसे तो वो लोग। पर रेहान की बात को बीच में काटकर वो औरत बोली, पता है मुझे, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ आने से इस दरवाजे का रास्ता तुम्हारी दुनिया से जुड़ गया, और अब जब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी तब तक ये रास्ता इस दुनिया से जुड़ा रहेगा, इसलिए मुझे जाना ही होगा। ये सुन रेहान कुछ नहीं बोल पाया। वही ओस कब से अपने आंसू बहाए जा रही थी। वो बोली, माँ मत जाओ, पर उस औरत ने उसके आंसू पोंछे और कहा, ओज मैंने तुम्हें जो बताया है वो हमेशा याद रखना और रेहान भाई के साथ अच्छे से रहना, ओके? पर ओज कुछ नहीं बोल पाई। फिर वो औरत किसी तरह उस दरवाजे की तरफ जाने लगी, तभी उसे अचानक कुछ याद आया और वो रेहान की तरफ पलटी। वो औरत रुकी और वो पीछे पलटी और रेहान को देखकर अपने लबादे में से एक लॉकेट निकाला जो दिखने में एक रिंग थी और उसके बीच में एक वाइट पत्थर था जो उस लॉकेट के बीच में तैर रहा था। वो लॉकेट का साइज एक उंगली के बराबर था और वो जिस डोरी से बंधा था वो पूरी काली थी। उस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर वो रेहान की तरफ देखकर बोली, मेरे पास तुम्हारे किए इस एहसान के लिए अभी कुछ नहीं है। ये सुन रेहान बोला, मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है मिस, मैं उसका ध्यान रखूंगा, वैसे भी मुझे भी ऐसा कोई चाहिए था जो मुझे अपना परिवार कहे। ये सुन उस औरत ने राहत की सांस ली और बोली, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं चाहिए रेहान, पर मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए ये लॉकेट है, वैसे भी अब मेरे लिए बेकार ही है। फिर वो लॉकेट उसने रेहान की तरफ उछाल दिया। रेहान ने उसे अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसके सफेद पत्थर को देखने लगा जो लॉकेट की गोल रिंग के बीच में तैर रहा था। वो औरत बोली, मुझे नहीं पता ये लॉकेट क्या है, मैं जब उन लोगों से बचकर भाग रही थी तब मुझे एक ऐसे ग्रह पर छुपना पड़ा जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था, और मुझे वहां पर एक बिखरा हुआ सच्चे पोर्टल मिला। उसी पोर्टल में एक खंड था जहां सब तरफ सब टूटा हुआ था, वहीं पर ये एक जगह लटका हुआ मुझे मिला था। मुझे नहीं पता ये क्या है, पर शायद ये तुम्हारे किसी काम में आ जाए। इतना बोल वो पलटी और उस दरवाजे के पास चली गई और जाकर धीरे अपनी हाथ की एक उंगली काट ली। फिर उसने उस तरफ देखा जहां रेहान और ओस खड़े थी। ओस को रेहान पकड़ कर रखा था जो छूटने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़िए, मुझे माँ के पास जाना है, पर रेहान उसे नहीं छोड़ रहा था, वो बस रोए जा रही थी। रेहान को भी बहुत बुरा लग रहा था। तभी उस औरत ने अपने हाथ में से एक हरी रोशनी फेंकी जिसने रेहान और ओस को ढक लिया। तभी उस औरत ने अपने उस उंगली को उस दरवाजे पर रख जहां से खून आ रहा था और उस पर एक पैटर्न बनाने लगी, और कुछ देर बाद अचानक वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा जिससे पूरी गुफा हिलने लगी और ऊपर से पत्थर गिरने लगे। वो औरत दरवाजा खुलते ही अचानक उसमें से किसी का हाथ बाहर आता हुआ दिखा। ये देख उस औरत ने अपने अंदर जितनी ऊर्जा थी वो सारी बाहर निकाली और उस हाथ को पकड़कर उस दरवाजे के अंदर जाने लगी। वही उस पहाड़ से थोड़ा दूर रमेश चाय वाला जिसने रेहान को नौकरी और रहने के लिए घर दिया था वो रेहान का इंतजार कर रहा था। आमतौर पर रेहान 9 या 10 बजे तक घर आ जाता था, पर आज रात के 1 बजने को आए थे।
पर रेहान घर नहीं आया था, इसलिए वो उसे खोजने बाहर आया था। तभी वो रेहान को खोज ही रहा था उस पहाड़ के नीचे। तभी एक रूह दहला देने वाला धमाका हुआ उस पहाड़ पर, जिससे पूरा वो टाउन में हलचल और अफरा तफरी मच गई। सभी घरों से बाहर निकाल कर उस तरफ देखने लगे। उन्हें उस पहाड़ पर सिर्फ धूल का एक बड़ा गोबर ही दिख रहा था। वही रेहान और ओज उस धमाके के बीचों बीच खड़े थे। जहां अपर गुफा थी वहां पर अब कुछ नहीं बचा था। सब तरफ धमके से सब तहस महस हो गया था। 300 मीटर जितना गड़ा बन गया था। तभी रेहान और ओस के आसपास से हरे रंग का जो कवच जैसा था वो गायब होने लगा। आखिर में जब वो औरत उस दरवाजे में जाने वाली थी, तब उसने अपनी ज्यादातर शक्तियों से रेहान और ओस के आसपास एक कवच बना दिया, जिससे धमाके से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। रेहान ने अपने आसपास देखा, सब तरफ बस धुआं था। रेहान ने ओस को उठाया, जो घुटनों के बल बैठी रो रही थी। रेहान ने उसे उठाया और वहां से ले जाने लगा, पर ओस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बस रोए जा रही थी। रेहान ने उसे अपनी गोद में उठाया और वहां से दूर चला गया। रेहान ने दूर जाकर थोड़ी राहत की सांस ली और पीछे उस तरफ देखा जहां धमाका हुआ था। रेहान के चेहरे से ठंडा पसीना टपकने लगा। मैं बाल बाल बच्चा, ये कैसी एनर्जी थी, इतनी ताकतवर। शायद उन्होंने ये कवच नहीं बनाया होता तो हम आज सी स्वर पधार लेते। रेहान ने उस तरफ देखा जहां वो दरवाजा और गुफा थी। अब वहां खाली मलबे के सिवाय कुछ नहीं बचा था। रेहान ने एक हाँ भरी और उसने ओस की तरफ देखा, जो अब तक शांत हो गए थे। रेहान ने ओस की तरफ देखा, जो अभी भी सुबक रही थी। रेहान अपने घुटनों के बल उसके आगे बैठ गया और अपना हाथ आगे कर उसके आंसू पोंछने लगा। ओस ने अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखा और रेहान के गले लग गई और रोने लगी। रेहान ने भी उसे नहीं रोका। वो चाहता था ओज अपना दिल पूरी तरह से हल्का कर ले। वैसे भी एक माँ का अपने सामने ही अपने बच्चे को छोड़कर जाना, वो उस माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत मुश्किल होता है। रेहान ने भी ये महसूस किया था, पर उसकी बात अलग थी कि उसकी माँ बाप ने ही उसे खुद से अलग कर दिया था। ओज रोते रोते ही उसकी बाहों में सो गई थी। ये देख रेहान ने उसे वैसे ही गोद में उठा लिया और वापस उस टाउन की तरफ जाने लगा। रेहान को पता था यहाँ जो धमाका हुआ है उससे पहाड़ के आसपास भीड़ जमा हो गई होगी, इसलिए रेहान दूसरे रास्ते से गम कर अपने घर गया। वो जैसे ही घर के अंदर आया, तभी भी रमेश चाचा ने उससे देखकर सवालों की छड़ी लगा दी। तभी उनकी नजर रेहान की गोद में एक छोटी बच्ची पर गई, तो वो पूछने लगे कि ये बच्ची कौन है। तो रेहान ने उन्हें शांत रहने को कहा और उसे अपने कमरे में ले जाकर सुला दिया। रेहान वापस बाहर आया और रमेश चाचा को देखकर बोला, चाचा जी वो क्या हमरे साथ रह सकती है? मैं उसके भी पैसे ही दूंगा। ये सुन रमेश बोला, हाँ तुम उसे रख सकते हो यहाँ पर। उससे पहले ये बताओ वो लड़की कौन है और कहाँ से ले आए? देखो बेटा, मुझे कोई पुलिस का चक्र नहीं चाहिए। ये सुन रेहान बोला, अरे चाचा आप चिंता मत कीजिए, उस बच्ची को एक परिवार रास्ते में छोड़कर चला गया था। वो बहुत रो रही थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। और चाचा मैं उसका भी रेंट पे कर दूंगा। ये सुन रमेश बोला, ठीक है, मुझे क्या परेशानी हो सकती है अगर तुम पैसे देने को तैयार हो तो। पर बेटा एक सलाह दूं, तुम्हें ऐसे ही किसी की भी मदद करने की जरूरत नहीं है। अगर खुद के पास पैसे ना हो तो दूसरों की मदद नहीं करनी चाहिए। इतना बोल रमेश अपने कमरे में सोने चला गया। वही रेहान भी किचन से कुछ खाने का सामान लेकर रूम में गया। उसने देखा उस बहू गहरी नींद में है। उसके गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान देखे जा सकते हैं। उसे देखकर रेहान को अपना अतीत याद आ गया और उसकी आंखों में एक नफरत की लहर आकर गई। रेहान ने अपनी आंखें कुछ देर बंद की और खोली। अब वो नूरदल था। रेहान ने उसको देखा और अपने मन में ही एक पक्का इरादा करते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो या कहाँ से आए हो, तुम्हारा वजूद क्या है, पर अब चाहे जो भी हो तुम मेरी बहन हो। तुम्हारी माँ ने मेरे ऊपर एक उपकार किया है जिससे शायद मैं इस दुनिया में ठीक से जी पाऊँ। और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भी मेरी बहन को हाथ नहीं लगा पाएगा, ये मेरा वादा है। फिर रेहान जो अपने साथ लाया था उसे वही पास में रख दिया। फिर अलमारी से एक कंबल निकला और वही जमीन पर चादर फैलाकर सो गया। क्योंकि बिस्तर पर एक ही व्यक्ति सो सकता था, वो बिस्तर छोटा था इसलिए। अगली सुबह जब वो उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक अनजान जगह पाकर वो अचानक गाला फाड़ कर रोने लगी, जिससे रेहान की नींद खुल गई। वो जल्दी से उठा और ओस के पास गया। वही ओस की रोने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि पास के रूम में रमेश जो टायर हो रहा था वो तुरंत बाहर आया और रेहान ही कमरे में चला गया। रेहान का कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। उसमें एक बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटा सा टेबल था जिस पर कुछ सामान रखा हुआ था। वो रूम उतना ही था और इसके बाद भी रूम में सिर्फ 3 आदमी नीचे जमीन पर सो सके उतनी ही जगह बचती थी। रमेश रेहान के कमरे में आए। उसने अपने कान पर हाथ रख दिए थे। अरे रेहान, इस बच्ची को चुप करा जल्दी, वरना पूरा मोहल्ला यही इकट्ठा हो जाएगा। ये सुन रेहान ने कहा, चाचा आप जाए, मैं इसे चुप करता हूँ। फिर रेहान ने भी अपने ढके कान के साथ उसके पास गया और उसे शांत करने लगा। रेहान को देखकर अचानक उसको बीती रात की सारी बातें याद आ गई।
उसने रोना बंद कर दिया और रेहान को देखने लगी। रोने से उसकी नाक और गाल लाल हो गए थे, जिससे ओज बहुत क्यूट दिख रही थी। रेहान ने राहत की सांस ली और बोला, ओज क्या हुआ, तुम क्यों रो रही थी? तुम्हें तुम्हारी माँ की याद आ रही है? तो ओज ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये देख रेहान बोला, ओज तो बहुत प्यारी बच्ची है और स्ट्रॉन्ग भी। तुम्हें याद है ना तुम्हें तुम्हारी माँ ने क्या कहा था, इसलिए अब रोना बंद करो। फिर रेहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया ओज के आंसू साफ करने के लिए। फिर रेहान उसके गाल सहलाते हुए बोला, तुम एक बहादुर हो, अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये सुन ओज ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रेहान आगे बोला, अब से तुम्हें रोना नहीं है ओज, और हाँ में तो शायद स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, पर अगर तुम अपनी माँ को खोजना चाहती हो तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, और स्ट्रॉन्ग बन के बाद तुम उन लोगों को सजा दे पाओगी। ये सुनो उसकी आंखें चमक उठी। वो अपनी प्यारी और क्यूट सी मीठी आवाज में बोली, सच में रेहान भाई, मैं ऐसा कर सकती हूँ। हाँ तुम ऐसा कर सकती हो और जरूर करोगी, तुम एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनोगी। तो उसने हाँ में गर्दन हिलाई, हाँ मैं एक दिन बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगी और उन सब बुरे लोगों को सजा दूंगी। फिर रेहान ने उसके सर को सहलाया और फिर वो उसको कुछ बातें बताने लगा कि उसे रमेश के सामने क्या बोलना है और कैसे सभी से बात करनी है।